तो 2001 नीट में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब क्या बोला गया है कि आप विद व्हाट वेलोसिटी शुड अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड, किसी पार्टिकल को किस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे ऊपर, सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, कि इसकी जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस h बाय आर। एनर्जी कंजर्वेशन से ये फॉर्मूला आता है अपने पास कि भाई उस हाइट पर जाकर एनर्जी क्या होगी, ग्राउंड पर एनर्जी क्या होगी। तो ग्राउंड से आपने काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया था एंड हाइट पर जाने पर वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो उस एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस h बाई आर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h शुड बी इक्वल टू r, h की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगी, हाइट बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr अपॉन 1 प्लस r बाई आर। ये जो r बाई आर है ये बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा gr। तो यहाँ से आपके पास में v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ gr, रूट gr। नाउ व्हाट इज gr, यहाँ पर तो ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G तो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ अर्थ ऑफ प्लैनेट एंड कैपिटल R है उसकी रेडियस। तो यहाँ से v हो जाएगा स्मॉल g की वैल्यू रखने पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r का रूट, एक r से एक r कैंसिल एंड v विल बी इक्वल टू रूट जी एम अपॉन r. This will be the velocity by which you can throw an object due to which it will reach the height which is equal to the radius of earth. So आपको रूट जी एम अपॉन आर से थ्रो करना पड़ेगा, रूट जी एम अपॉन आर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass m is placed on Earth's surface which is taken from Earth's surface to a height of h equal to 3r. Then change in gravitational potential energy is। 2003 में आया था ये नीट में। क्वेश्चन में ये बोला है m मास के एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से h इक्वल टू 3r हाइट पर लेकर गए हैं, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड से आप कितनी हाइट पर लेके गए हो, h इक्वल टू 3r हाइट पर लेकर गए हो किसी m मास के ऑब्जेक्ट को। जब ये ग्राउंड पर था तो इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, जहाँ r अर्थ की रेडियस है, जो कैपिटल M है वो अर्थ का मास एंड स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे ये हाइट पर पहुंचा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और इस केस में h की वैल्यू आपके पास 3r है, तो r प्लस 3r नीचे बन जाएगा 4r। अब आपसे क्या पूछा गया है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज पूछा है। चेंज मतलब हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज तो यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा यू आपके पास मिलेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस जी एम एम अपॉन 4r, तो था फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ से बनेगा माइनस जी एम एम अपॉन 4r प्लस जी एम एम अपॉन आर। जैसे ही आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू 3/4 जी एम एम अपॉन आर। नाउ अपन ने पहले भी देखा था कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर का जो को अपन स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से जी एम अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी जी आर के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू
आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास में डेल्टा यू आपको मिलेगा 3/4 mgr, 3/4 mgr। दिस विल बी द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से 3r हाइट पर लेकर जाते हो। तो यहाँ ऑप्शन होगा 3/4 mgr, मतलब ऑप्शन आ जाएगा अपने पास सी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. A man jumps from a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? क्वेश्चन में आपको दो प्लेनेट दे रखे हैं A एंड B। A का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो B से 9 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं GA इज 9 टाइम्स ऑफ GB। नाउ a man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? B पर height of jump क्या होगी? तो देखो यहाँ पर हमें दोनों ही केस में वेलोसिटीज़ को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो वेलोसिटीज़ को आपको इक्वल करना है। वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला होता है √2gh। तो A के केस में GAHA एंड B के केस में GBHB। सेम हाइट से वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप रूट को दोनों से हटाओगे तो क्या होगा, देखिए 2 से तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। GA की जगह बना 9GB, H की जगह HA, कितना है अपने पास में 2 मीटर, A पर कितना जाता है वो 2 मीटर, इक्वल टू GB मल्टीप्लाइड बाय HB, ठीक है। नाउ GB से GB कैंसिल, HB आपके पास सीधा सीधा यहाँ से क्या आ रहा है 18 मीटर। भाई A पर ग्रेविटी ज़्यादा थी तो हाइट कम होगी, B पर ग्रेविटी कम है तो हाइट ज़्यादा होगी, तो कितना आ जाएगा 18 मीटर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 18 मीटर अपना आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2003 में ही पूछा हुआ है। 2 spheres of masses m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will be। देखिए बेटा, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास स्मॉल m कैपिटल M है, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज Gmm/r²। बीच की डिस्टेंस अपन ने r ले ली तो r², ठीक है। अब इसके बीच में आपने क्या किया, एक ऐसा लिक्विड भरा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 3 दे रखी है। क्या यहाँ पर कहीं पर भी मीडियम को शो कर रखा है? मीडियम की कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बीच में आने वाले मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मान लो ये जो अपने पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक है सन, एक है अर्थ। अब सन और अर्थ के बीच में कोई सा भी मीडियम भर दिया जाए तो सन और अर्थ के बीच में लगने वाली ग्रेविटी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले अगर फोर्स F था तो बाद में भी कितना रहेगा, F ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट is twice that of Earth. The acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that at the surface of the Earth. If the radius of Earth is r, the radius of planet would be। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक नया डिस्कवर हुआ है प्लेनेट जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से ट्वाइस है, डबल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट के सरफेस पर और अर्थ के सरफेस पर इक्वल है। अगर अर्थ की रेडियस r है देन प्लेनेट की रेडियस क्या होगी? तो डेंसिटी की टर्म में हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू 4/3 पाई रो GR। अब आपको ये बोला गया है कि प्लेनेट और अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, इसका मतलब 4/3 पाई रो प्लेनेट r प्लेनेट
g is equal to 4/3 pi rho earth r earth multiplied by g। जो जो कैंसिल हो रहा है उनको काट देते हैं, बचा क्या, दोनों साइड रो एंड आर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल रहेगा, इधर रो अर्थ आर अर्थ। नाउ एज पर द क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। तो बस यही दोनों अप्रोच यहां लगानी है। आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट इज 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल होगी, सो प्लेनेट की जो रेडियस आएगी दैट इज r बाई 2 या 1/2 r। सो ऑप्शन अपना हो जाएगा 4th। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। अर्थ के अराउंड रोटेट करते हुए सैटेलाइट के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है PE इजकल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में R। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी वैसे तो होती हाफ mv², बट ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड किसी ना किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट में घूमेगा, तो उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी रूट ऑफ gm/r। तो जैसे स्क्वायर करके रखोगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ gm स्मॉल m/r। नाउ आपको काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए, सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ gm/r बाय gm/r। यहां हम मैग्नीट्यूड ही यूज करेंगे, माइनस साइन अट्रैक्शन की वजह से है, ठीक है, बट अपन यहाँ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, तो जो भी यहाँ पे कटता है gm/r वो काट दीजिए, आपका आंसर आपको मिलेगा 1/2। 1/2 मतलब ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इस केस में ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Imagine a new planet having same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth in size। एक नया प्लेनेट डिस्कवर हुआ है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, जिसमें डेंसिटी अब की बार अर्थ के इक्वल दे रखी है एंड साइज में वो अर्थ से 3 गुना बड़ा है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, then and that on the surface of the new planet is g dash then। तो इसमें कहा गया है कि अगर अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो उस नए प्लेनेट पर g डैश होगी। तो ये g डैश की वैल्यू कितनी है ये आपसे पूछा गया है, या ये कह दे g डैश और g में रिलेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये गिवन है कि हमारे पास डेंसिटी दोनों प्लैनेट्स की सेम है, जबकि साइज जो है उस प्लैनेट की या रेडियस जो है वो अर्थ से 3 टाइम्स है। तो हमारे पास g का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई रो जी आर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, अब g प्लैनेट की बात करते हैं। 4/3 ये पहले अर्थ का था, रो सेम है, पाई कांस्टेंट है, g सेम है, बचा कौन, r ऑफ प्लैनेट। तो GE/GP इज इक्वल टू R अपॉन RP। RP कितना था, 3 टाइम्स ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर R से R कैंसिल होगा एंड G प्लैनेट विल बी 3 टाइम्स ऑफ G अर्थ। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा D, 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अर्थ क्या है, r रेडियस का एक स्फीयर है। अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट r, जहां r क्या थी, अर्थ की रेडियस। ओके, सो अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज fv, वेयर
v is its escape velocity from the surface of the earth. The value of f is, क्वेश्चन में बोला गया है अर्थ को r रेडियस का एक स्फीयर मानो और उसमें सरफेस से r हाइट के ऊपर ही एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ना है, ठीक है, एक बॉडी को वहां से प्रोजेक्ट करना है जिसकी प्लेटफॉर्म से एस्केप वेलोसिटी एफ वी है, जहां ये जो v हमने यूज में लिया है दैट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. वैल्यू ऑफ f आपसे यहाँ पर पूछी रही है. सबसे पहले तो ये जो v है जो कि अर्थ से एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है √2gr, जहां g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड r अर्थ की रेडियस है. ओके, तो ये तो आपको गिवन है, v तो आपके पास ये हो जाएगा. अब हमें बात करनी है कि इस f की वैल्यू क्या है, जहां एफ वी प्लेटफॉर्म से एस्केप वेलोसिटी है. तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाना. तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जानी चाहिए. टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इन दोनों का जो सम है ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए. तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm अपॉन r प्लस h प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जहां स्मॉल m आपके पास ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, कैपिटल M उस अर्थ का मास होगा, उस प्लेनेट का मास होगा. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हाइट है वो r के इक्वल है, अर्थ की रेडियस के इक्वल है. तो आपके पास इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -gmm अपॉन 2r प्लस हाफ mv² इक्वल टू 0. यहाँ से हाफ mv² इक्वल होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r के. अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है, 2 से 2 गया, m से m गया. ओके, सो v इज इक्वल टू √gm अपॉन r. मैं इसको लिख सकता हूँ रूट स्मॉल gr² बाई r विच इज इक्वल टू √gr. ठीक है, ये v एस्केप है, ठीक है, जो अपने पास आएगी. अब अपने को ये कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म से जो एस्केप वेलोसिटी है वो एफ वी है, जहां v अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है. ठीक है, तो अपन इसको v की जगह v1 लिख देते हैं. ऊपर भी v1 चल जाएगा, यहाँ पर भी v1 एंड नीचे भी हर जगह v1 की प्लेटफॉर्म है तो v1 लिख देते हैं. सो v1 इज इक्वल टू एफ वी √gr इज इक्वल टू एफ √2gr. यहाँ से f आ जाएगा 1/√2. तो f की वैल्यू कितनी आई, 1/√2. ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ऐसा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? अर्थ के 2 सैटेलाइट है S1 और S2, जहां पर यह दे रखा है कि दोनों सेम ऑर्बिट में मोशन करते हैं. S1 का मास S2 से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. The potential energies of Earth and satellite in the two cases are equal. Potential energy होती है g mass of Earth mass of satellite upon distance. ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस. अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मास पर डिपेंड करती है, इस वजह से दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि मास क्या है, डिफरेंट है. दोनों सैटेलाइट के लिए मास में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती. तो पहला ऑप्शन तो गलत है. सेकंड, S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड. किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड होती है √gr, जहां r क्या है, वहां पर अर्थ की रेडियस, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये मास पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये वैल्यू इक्वल होगी दोनों सैटेलाइट्स के लिए. तीसरा देख रखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 सैटेलाइट्स आर इक्वल. तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये भी मास पर डिपेंड करती है, तो इक्वल नहीं हो सकती. द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज
4 टाइम्स ऑफ S2। तो सैटेलाइट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, उनके मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखा है टाइम पीरियड अलग अलग होगा, जबकि ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड भी उन दोनों का सेम ही होगा, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से अपना सिर्फ एक ही राइट ऑप्शन है, S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड, जो कि होती है रूट ऑफ GR, और ये मास पर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है। द फिगर शोज elliptical orbit of a planet M about the sun S. The shaded area SCD is twice that the shaded area SAB. ये जो एरिया है SCD वो SAB का डबल है। If T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then आपको T1 एंड T2 में रिलेशन बताना है। क्वेश्चन ये है कि कोई एक प्लेनेट है जो कि सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यहाँ पर दो शेडेड एरिया हैं SCD एंड SAB, जहाँ ये जो एरिया ऑफ SCD है वो डबल है एरिया ऑफ SAB का। C से D तक जाने का टाइम T1 और A से B तक जाने का टाइम T2 है। तो अब देखिए केपलर्स लॉ अगर आपको याद हो तो उसमें सेकंड लॉ ये होता है कि किसी भी प्लेनेट का अपने ऑर्बिट में सेम टाइम इंटरवल में सेम ऑर्बिटल एरिया कवर करता है। रेडियल एरिया जो होगा, ये जो एरिया होगा ये सेम होगा सेम टाइम में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो एरिया है SCD वो SAB का डबल है। इसका मतलब इसमें जो टाइम लगेगा T1 वो SAB में लगने वाले टाइम का भी क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि एरिया डबल है। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ही ज़्यादा टाइम, तो एरिया डबल है तो टाइम भी डबल हो जाएगा। इस वजह से T1 इक्वल में 2T2 अपने पास आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन 2011 मेंस में भी आया हुआ है, वहां पर भी देखेंगे इसको। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M इज सिचुएटेड एट अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास। स्फेरिकल शेल का भी मास कैपिटल M ही है एंड रेडियस A। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट A/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक स्फेयर है, इस स्फेयर का मास कैपिटल M है, इसके सेंटर पे कैपिटल M मास का एक पार्टिकल रखा हुआ है। इस स्फेयर की जो रेडियस है दैट इज A, और स्फेयर के अंदर सेंटर से A/2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं बिकॉज ऑफ द स्फेयर। स्फेयर की वजह से अपने अंदर होलो स्फेयर है, तो उसके अंदर स्फेरिकल शेल है ना, तो होलो स्फेयर, इसके अंदर हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे होता है -gm/a, तो वही हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल की वजह से होगा -gm। अब पार्टिकल से डिस्टेंस कितनी है A/2, तो अपॉन A/2 तो हो जाएगा -2gm/a। अब ये जो पोटेंशियल होता है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो इस वजह से अपन इसको सीधा ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही सीधा ऐड करोगे टोटल पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर -gm/a -2gm/a, फाइनल आंसर आएगा -3gm/a। -3gm/a मीन्स ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ assumed to be a sphere of radius r of uniform density is as shown in figure below. The correct figure is 2000 मेंस का क्वेश्चन है 2010 का।
क्वेश्चन ये है कि आपके पास में अर्थ है, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, कैसे वेरी करेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। जहां पर अर्थ को कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर अज्यूम करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब अर्थ के अंदर की बात की जाए तो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल आर के, मतलब जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये स्मॉल आर, यहाँ पर जी, स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ेगा जी की वैल्यू भी बढ़ेगी, कहाँ तक, तो सरफेस तक। जैसे ही सरफेस पे आ गया, यहाँ पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होते ही जी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। उससे पहले क्या था, जी प्रोपोर्शनल टू आर। अब जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से बाहर जाओगे तो यहाँ पर जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर अर्थ की रेडियस से ज़्यादा होगी, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² मिलेगा। इसकी वजह से आपको ग्राफ मिलेगा हाइपरबोला। तो ये ग्राफ आपको मिलना चाहिए, यहाँ पर g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब भी डिस्टेंस रेडियस से कम है, g डिस्टेंस के साथ लीनियरली इंक्रीज होगा, और जैसे ही डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो जाएगी, g डिस्टेंस के साथ हाइपरबोलिकली चेंज होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए गलत है, बी गलत है, सी भी गलत, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है, कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर जी मैक्सिमम है, उससे पहले लीनियरली इंक्रीज होगा एंड बाद में हाइपरबोलिकली चेंज होगा। क्लियर। 2010 मेंस का क्वेश्चन था ये। अगला भी 2010 मेंस का ही क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m revolving around a planet of mass capital M to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another of radius r2 where r2 is greater than r1 is। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास में एक कैपिटल M मास का कोई प्लेनेट है, इसके चारों तरफ एक स्मॉल m मास का कोई सैटेलाइट r1 रेडियस में, r1 ऑर्बिटल रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। इस स्मॉल m मास के सैटेलाइट को आपको r2 रेडियस के ऑर्बिट में लेकर जाना है, मतलब आपको यहां से इसको ट्रांसफर करना है सेकंड ऑर्बिट में। तो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इनिशियली यहाँ पर जो ऑर्बिट था r1 रेडियस का, उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती 1/2 g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। फाइनल इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आती, हाफ g m अपॉन r2। आपको तो ये पूछा है एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ी है, ठीक है। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है, तो डेल्टा के लगा दीजिए। डेल्टा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, तो हाफ जी एम एम। अब क्या होगा, ये तो आ गया कॉमन, यहाँ बचा 1/r1, यहाँ 1/r2, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी दे दोगे तो जो सैटेलाइट है वो r1 रेडियस से जाकर r2 रेडियस में रिवॉल्व करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने पास कहाँ है, तो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, हाफ जी एम एम 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2010 में ही आया हुआ है। द रेडियई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ two satellites A and B of the Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then speed of satellite B is। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि दो सैटेलाइट हैं A और B, जिनकी सर्कुलर ऑर्बिट्स की रेडियस 4r और 3r है। A के लिए तो 4r, B के लिए r है।
इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, ए की जो स्पीड है दैट इज 3v है, तो बी की स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखिए सैटेलाइट की स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट जी एम अपॉन आर, जहां एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट। तो वी ए अपॉन वी बी, यहां से देखिए वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट आर है, तो यहां से हो जाएगा रूट आर बी अपॉन आर ए। ठीक है, अब वी ए तो आपको गिवन है क्वेश्चन में 3v है, तो 3v अपॉन वी बी अपने को पता नहीं। आर बी की जगह हमारे पास दे रखा है आर एंड आर ए की जगह है 4r, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही वी बी इक्वल में 6v आपको मिलेगा, तो 6v अपने पास ऑप्शन है सेकंड, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 6v इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने बताया भी था कि ये 2011 मेंस में भी आया होगा। तो सेम क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ मास सेम मास एंड रेडियस a, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो वहां क्वेश्चन किया था वही है, कैपिटल M मास का एक ऑर्बिटल, एक सर्कुलर स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेल है, इसमें रेडियस है a, सेंटर पे आपने एक दूसरा मास रखा है जो कि सेम है कैपिटल M, और यहाँ पर सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर हमें क्या पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल की बात करते हैं स्फीयर की वजह से। स्फीयर की वजह से अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, जो कि होता है माइनस जी एम अपॉन आर, आर की जगह यहाँ रेडियस a है। इसी तरह पार्टिकल की वजह से हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस कितनी a/2, तो माइनस 2g m अपॉन a। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3g m अपॉन a। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस 3g m अपॉन a का मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा v इक्वल टू 3g m अपॉन a। तो 3g m अपॉन a मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, सी ऑप्शन।